नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बीजेपी नेता शलमणि त्रिपाठी ने कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन पर एक वीडियो के जरिए हमला बोला है, बड़ा हमला बोला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान उन पर रंगदारी करने का आरोप लगाया है। साथ ही योगी सरकार के दौरान जेल भेजने की बात भी कही। नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने कैराना से अपना उम्मीदवार बनाया है। नाहिद हसन गैंगस्टर मामले में आरोपी हैं और पिछले कई महीनों से फरार चल रहे थे, लेकिन उम्मीदवारी के ऐलान के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। नाहिद हसन फिलहाल जेल में बंद है और बीजेपी ने नाहिद हसन के जरिए समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला यहां पर बोला है। बीजेपी नेता शलमणि त्रिपाठी ने ट्विटर पर लिखा कि सपा राज में गाड़ी की छत पर घूमकर फुल रंगबाजी करते थे, योगी राज में जेल की हवा खा रहे हैं। ये हैं यूपी के कुख्यात गैंगस्टर नाहिद हसन। फर्क तो बिल्कुल ही साफ है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता शलमणि त्रिपाठी हैं। शलमणि जी, नाहिद हसन अब जेल में, बड़ा हमला बोल रहे हैं आप समाजवादी पार्टी पर। तो देखिए, समाजवादी पार्टी बार बार ये पूछती है कि क्या फर्क आया है, तो हम उनको देखिए, जनता को तो पता है क्या फर्क आया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को अगर फर्क नजर नहीं आ रहा है तो हम फर्क दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो नाहिद हसन वो है जिनके खिलाफ दलितों के उत्पीड़न का मामला है। नाहिद हसन वो है जिनके चलते कैराना का पलायन हुआ। नाहिद हसन वो है जो गाड़ियों के बोनट पर घूम के, छत की बोनट पर घूमकर ये पूरे कैराना में, शामली में खौफ का पर्याय हुआ करते थे। नाहिद हसन वो है जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। वो योगी राज में जेल के भीतर है और समाजवादी पार्टी के भीतर कैसे वो गुंडागर्दी करते थे, ये इस बात का प्रमाण है कि फर्क आया है। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का टॉप मोस्ट वांटेड डॉन रहा है। मुख्तार अंसारी के नाम पर लोग थर-थर कांपते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। जेलों में रहकर भी मुख्तार अंसारी का बिल्कुल एक अपना रसूख चलता था, लेकिन योगी जी के राज में कैसे मुख्तार अंसारी अपनी जान की भीख मांग रहा है, ये भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। ये फर्क साफ है। अतीक अहमद गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, पिछड़ों की जमीनें कब्जा करके उस पर अपनी कोठियां बनाता था, आज उन कोठियों पर बुलडोजर चल रहा है। ये फर्क आया है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को ये फर्क दिख तो रहा है, लेकिन महसूस होने के साथ साथ वो जनता के सामने उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उनको फर्क दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनील यादव भी जुड़ गए हैं। सुनील यादव जी, बीजेपी कह रही है फर्क साफ है, जो गैंगस्टर हैं, गुंडे हैं, वो जेल में। नाहिद हसन के जरिए आप पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि नाहिद हसन जो है, क्या अब भी आपके कैराना से उम्मीदवार हैं या बदलेंगे गिरफ्तारी के बाद? देखिए, मैं केवल ये कहूंगा कि नाहिद हसन पे जितने मुकदमे हैं उससे 2-3 गुना ज्यादा मुकदमे योगी आदित्यनाथ पे थे। बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बना देती है। उनसे 10 गुना ज्यादा मुकदमे इनके उप मुख्यमंत्री पर थे, उसे उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। हाँ, फर्क साफ है कि बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले आपके लिए राष्ट्रवादी हो जाते हैं, शासन प्रशासन मिल करके उसको रात में जला देते हैं। उन्नाव की बेटी को जला देते हैं, जलाने वाले आपके साथ खड़े होते हैं। नहीं, आप मुझे ये बताइए, नाहिद हसन आपके उम्मीदवार रहेंगे कैराना से? मैं ये कह रहा हूं कि नाहिद हसन योगी आदित्यनाथ से छोटे अपराधी नहीं, उम्मीदवार रहेंगे कि नहीं रहेंगे ना, क्योंकि अब तो गिरफ्तार हो चुके हैं। उम्मीदवार नहीं है वो। उम्मीदवार नहीं है। ये बताएं योगी आदित्यनाथ चेहरा है इनके कि नहीं है? ठीक है, शलमणि त्रिपाठी जी से मैं जवाब लेता हूं। जवाब दीजिए शलमणि जी। देखिए, ये समाजवादी पार्टी है, मुख्यमंत्री के लिए, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, मुझे इस पर कोई कुछ नहीं कहना। ये प्रदेश की जनता देख रही है। समाजवादी पार्टी की बौखलाहट का आलम देखिए कि नाहिद हसन की तुलना और मुख्यमंत्री के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो एक हिंदू संत है, वो एक कर्मयोगी है, वो उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं, अपना परिवार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के। लेकिन समाजवादी पार्टी उनके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। आपका चैनल बहुत ही लोकप्रिय चैनल है, मुझे लगता है कि देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के लिए कौन सी उपमा का इस्तेमाल इन्होंने किया, मुख्यमंत्री जी की तुलना कौन से किन लोगों से ये कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जो कि बहुत ही गरीब वंचित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, उनकी तुलना ये किन लोगों से कर रहे हैं। तो प्रदेश की जनता ने इनको 2014 में भी इनको सबक सिखाया, 2017 में भी सिखाया, 19 में भी सिखाया, 22 में भी सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि नाहिद हसन, मुख्तार अंसारी, इन जैसे लोग समाजवादी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर थे, वो आज भी हैं।
समाजवादी पार्टी ये चुनाव उनके नाम पर लड़ रही है और निश्चित तौर पर ये चुनाव माफिया बनाम उत्तर प्रदेश की जनता हो गया है। एक तरफ वो माफिया है जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न आए, योगी जी मुख्यमंत्री न बने, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जो चल रही है वो चलती रहे, योगी जी मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो पूरी तौर पर ये चुनाव प्रदेश की 24 करोड़ की जनता। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। सुनील यादव जी, बीजेपी ने एजेंडा सेट कर दिया है। बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो माफिया बनाम यूपी की जनता है। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि गैंगस्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है जो आपकी सरकारों में नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी है जिसने किसानों को बर्बाद किया, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो किसानों के पक्ष में खड़ी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसने पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन लिया, एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो सामाजिक न्याय की बात कर रही, सबको लेकर के साथ चलने की बात कर रही, डेवलपमेंट की बात कर रही। एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि टॉप 10 जो अपराधी हैं उनकी सूची जारी करिए। क्या लेकिन देखिए सुनील यादव जी, टॉप 10 अपराधी, सुनील यादव जी, जनता में ये मैसेज तो जाएगा ना। नाहिद हसन जैसे व्यक्ति को आपने उम्मीदवार बना दिया है और उसकी गिरफ्तारी हो गई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो नैरेटिव सेट करने में कोशिश कर रही है, कामयाब तो हो रही ना। आप इस तरह के लोगों को जब टिकट दे रहे हैं, आप बीजेपी की मदद करेंगे तो कामयाब होंगे। मैं कह रहा हूं कि नाहिद हसन जैसे कितने बड़े अपराधी भारतीय जनता पार्टी में है। अगर उनकी पार्टी में है तो आप अभी भी उनकी तरह लोगों को क्यों टिकट दे रहे हैं? आप तो साफ छवि वाले लोगों को टिकट दीजिए ना। क्रिकेट खेल रहे हैं, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इनके मंत्री विधायक, इनका एफिडेविट निकाल लीजिए। सारे अपराधी जितना पूरे देश की पार्टी में नहीं होंगे उतना इनके साथ अकेले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी में लाखों गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। गन्ना विभाग ने किसानों के बकाये भुगतान को लेकर सख्ती दिखाई है। बजाज ग्रुप की चीनी मिल से जुड़े किसानों को 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। आज गन्ना किसानों के खाते में ये 500 करोड़ रुपए पहुंचेंगे। चीनी मिलों पर 50% बकाये का भुगतान होगा। बजाज ग्रुप की पावर कंपनी की धनराशि जब्त कर दी जाएगी गन्ना बकाये का भुगतान के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गन्ना किसानों को सरकार ने यहां पर बड़ी राहत दी है। गन्ना किसानों को ये बड़ी राहत देते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला यहां पर किया है। गन्ना विभाग ने बकाया पर काफी सख्ती दिखाई है, एक्शन लिया है। किसानों को अब 500 करोड़ रुपए जो उनका बकाया राशि थी जल्द ही उनको मिल जाएगी। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी अमित का। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आज यूपी के जो लाखों गन्ना किसान है, आज उनको बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जो उनका बकाया धनराशि है उसमें से 500 करोड़ रुपया आज सीधे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये निजी ग्रुप की चीनी कंपनियां हैं, चीनी फैक्ट्रियां हैं, जिनका बकाया था किसानों का, वो पैसा अभी तक नहीं दिए थे। जिसके बाद कुछ अमेंडमेंट कुछ महीनों पहले किया गया था। उस अमेंडमेंट में ये बोला गया था कि अगर किसी निजी कंपनी का और भी कहीं पर पैसा इंस्टॉल है तो उसे जब्त कर लीजिए सरकार। पहले वो किसानों को पैसा देगी, उसके बाद फिर उसी प्रोसेस में आज ये जो निजी कंपनियां हैं वो 500 करोड़ रुपया ट्रांसफर करेंगी, सीधे गन्ना किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगी। जी, और अमित, ये कहें कि चुनावों से पहले गन्ना किसानों को बड़ी राहत अगर निजी कंपनियां भुगतान करेंगी तो? जी, जाहिर तौर पे जिस तरीके से गन्ना किसान काफी परेशान थे, उनके जो मूल्य राशि थे वो उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार के इस दबाव के साथ जब आज उनका जो पहला खेल 500 करोड़ रुपए का सीधे किसानों के अकाउंट में जाएगा तो ये बड़ी राहत है किसानों के लिए। जी, क्योंकि अमित, गन्ना किसान जिस तरह से ये मांग कर रहे थे और अब सरकार ने सख्त एक्शन यहां पर लिया है। निजी कंपनियां जो हैं अब गन्ना किसानों को यहां पर उनका भुगतान करेंगी, क्योंकि सख्त कार्रवाई सरकार की तरफ से यहां पर की गई। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, यूपी से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि गन्ना किसानों को बड़ी राहत यहां पर मिली है। गन्ना विभाग ने बकाया पर काफी सख्ती यहां पर दिखाई है। किसानों को 500 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। निजी कंपनियां ये भुगतान करेंगी क्योंकि सरकार ने यहां पर सख्त एक्शन, कड़ी कार्रवाई करते हुए निजी कंपनियों को यह आदेश यहां पर दिया है। उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई की गई है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए गन्ना किसानों का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा था, लेकिन चुनावों से पहले यह कार्रवाई बड़ी राहत गन्ना किसानों के लिए।
इंडिया गेट पर 50 साल से जलने वाली अमर जवान ज्योति को आज राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल में विलय किया जाएगा। आज एक विशेष कार्यक्रम के दौरान अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की मशाल में ही मिला दिया जाएगा और इस बार प्रधानमंत्री मोदी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाएंगे। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था। उस वक्त ही यह निर्णय ले लिया गया था कि अमर जवान ज्योति की मूल लौ यहीं पर अब जलाई जाएगी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के निर्माण से पहले गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र प्रमुख, सेना प्रमुख और अतिथि प्रतिनिधि अमर जवान ज्योति पर ही शहीद सैनिकों का सम्मान करते थे, लेकिन बाद में इस पूरी प्रक्रिया को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में ही कर दिया गया। अब सभी मौकों पर यहीं शहीदों के लिए श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि समारोह आयोजित किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब अमर जवान ज्योति का विलय जो है वो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 50 सालों से इंडिया गेट के पास अमर जवान ज्योति जल रही है, लेकिन क्योंकि अब देश में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण हो चुका है, इसलिए अब इस ज्योति का विलय नेशनल वॉर मेमोरियल में कर दिया जाएगा। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर इंडिया गेट की, जहां पर अमर जवान ज्योति, पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में यह स्मारक स्थल बनाया गया था। उसके बाद 1972 से ये अमर जवान ज्योति यहां लगातार जल रही थी, लेकिन 2019 में देश में नेशनल वॉर मेमोरियल बन गया है। उसी वक्त ये निर्णय ले लिया गया था कि अब अमर जवान ज्योति का विलय नेशनल वॉर मेमोरियल में ही कर दिया जाएगा, वहां पर ये ज्योति जलती रहेगी। नए गौरव स्थलों पर सवाल उठाने वालों को पीएम मोदी ने जवाब दिया है और कहा है कि आजादी के बाद दिल्ली में कुछ गिने चुने परिवारों के लिए ही नवनिर्माण हुआ है, लेकिन आज देश उस संकीर्ण सोच को पीछे छोड़कर नए गौरव स्थलों का निर्माण कर रहा है। आजादी के बाद दिल्ली में कुछ गिने चुने परिवारों के लिए ही नवनिर्माण हुआ, लेकिन आज देश उस संकीर्ण सोच को पीछे छोड़कर नए गौरव स्थलों का निर्माण कर रहा है, उन्हें भव्यता दे रहा है। वहीं पूर्व सेना अध्यक्ष वेद मलिक ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको दिखा दें। स्वाभाविक बात यह है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की स्थापना हो चुकी है और शहीद हुए सैनिकों की याद और सम्मान से संबंधित सभी समारोह वहां आयोजित किए जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा फैसला है जो लिया जा रहा है। अगर आप आज जाके देखें, इंडिया गेट पे जब होता है बहुत सोमर सा ओकेजन होता है, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं जो पिकनिक मनाते हैं, बाकी कुछ करते हैं। लेकिन नेशनल वॉर मेमोरियल जो है एक बहुत ही सेक्रेट सी जगह है, और जहाँ वहाँ पर इतने लोग आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं, दुनिया से लोग आते हैं वहाँ पर देखने के लिए, वहाँ पर अपने सल्यूट करने के लिए, सबके लिए। तो ये वहाँ पर बहुत सेक्रेट जगह है। वहाँ पर जो भी आता है उसको एक श्रद्धा होती है उसमें, हमारे देश के प्रति, हमारे आर्म फोर्सेस के प्रति, हमारे सोल्जर्स के प्रति। राष्ट्रीय समर स्मारक उन सभी जवानों की स्मृति में है जो 1947 से आज तक अनेक युद्धों में देश के लिए लड़े। वे मरकर भी अमर हैं। उन्हें श्रद्धांजलि। जो अमर जवान ज्योति है वो अब इंडिया गेट के नीचे के में नहीं रहेगी, बल्कि जो नया राष्ट्रीय स्मारक है, युद्ध स्मारक, वहां पर जाकर उसमें विलीन हो जाएगी। जो अमर जवान ज्योति जो है, अब इसको उसी के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा, इसको बुझाया नहीं जाएगा। ये बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि देखिए नेशनल वॉर मेमोरियल होता है और उसके अंदर हमारे जितने जवान जो भी जवान कहीं पे भी शहीद हुआ है उसके लिए ये बनाया गया है। और वहाँ पे जो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे जो है आज तक जितने हमारे शहीद हुए हैं जवान, उनके नाम भी वहाँ लिखे गए हैं। तो इसीलिए ये बिल्कुल सही फैसला है गवर्नमेंट का कि भाई इसको हम, और ये हमारी फौज की तरफ से भी ये मांग थी कि इसको एक ही जगह हो, ताकि हम एक जगह अपने रिस्पेक्ट पे करें अपने जितने हमारे लोग हैं उनके लिए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने ट्वीट कर लिखा कि क्या लिखा ट्वीट में वो भी आपको बता दें।
मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के शाश्वत ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया जा रहा है। जिसने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का डिजाइन किया और निर्माण किया, मैं इस विचार के साथ रहा हूं। इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए वीरों का स्मारक है। अमर जवान ज्योति को 1972 में जोड़ा गया क्योंकि हमारे पास दूसरा स्मारक नहीं था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्वतंत्रता के बाद शहीद हुए वीरों का लगातार उनको श्रद्धांजलि है। सभी श्रद्धांजलि समारोह पहले ही आपको बता दें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्थानांतरित हो चुके थे। कांग्रेस ने अमर जवान ज्योति को शिफ्ट करने को गलत बताया है और कहा कि इतिहास को मिटाया जा रहा है। सवाल उठाने वालों को केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने जवाब दिया है और कहा कि अमर जवान ज्योति पर ज्यादातर अंग्रेज सैनिकों के नाम मिलेंगे और अब इस ज्योति को शिफ्ट किया जा रहा है। 1971 में भारत ने और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो दक्षिण एशिया का भूगोलिक मैप है, जो भूगोलिक पृष्ठभूमि है, उसको दोबारा से उसकी संरचना की। तो इसलिए नेशनल वॉर मेमोरियल में एक ज्योति जल रही है और अगर अमर जवान ज्योति भी जलती रहेगी तो इससे कोई हर्ज नहीं होने वाला। राहुल जी से मेरा अनुरोध है कि वो इंडिया गेट पे जाकर के जिन लोगों के नाम लिखे हैं उनको एक बार पढ़ लें और पढ़ने के बाद उसमें देखें ज़्यादातर अंग्रेज सैनिकों के नाम उसमें मिलेंगे और ये जो जी अमर शहीद जीवन ज्योति, वो ज्योति जो जल रही थी वहाँ पर, उसे बुझाया नहीं जा रहा है, उसे शिफ्ट किया जा रहा है। केवल शिफ्ट किया जा रहा है, बुझाया नहीं जा रहा है। इसलिए गलत बयानी नहीं करना चाहिए। वो देश की राजनीति करते हैं, इसलिए सोच समझ के उनको बयान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और जो युवाओं में कॉन्फिडेंस है, जो युवाओं में शक्ति है, उस शक्ति के साथ हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। मैं यूपी की टीम को, प्रियंका जी को, मोना जी को, लल्लू जी को और हमारे बाकी जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं, उनको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप पूरे दम से लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि वो दृष्टि, वो सोच, वो रास्ता जो आपने गठित किया है उसकी चर्चा आपसे करेंगी। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जैसे राहुल जी ने कहा, ये जो भर्ती विधान है, इसको बनाने के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के जिले में युवाओं से बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि आपकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, आपके दुख क्या हैं, किस तरह से हम आपके लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से निकला हुआ
जो सार था, जो मुद्दे थे, वो इस भर्ती विधान में है। इसे भर्ती विधान इसलिए कहलाया गया क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहां जहां हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बाहर आई है। वो दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियां नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, रोजगार नहीं दिए जाते। कोई कहता है 25 लाख नौकरियां दिलवाएंगे, कोई कहता है 20 लाख, लेकिन उनको कभी ये नहीं समझाया जाता कि ये कैसे होगा, किस तरह से ये रोजगार आपके लिए बनाए जाएंगे। हमारा ये प्रयास रहा है कि जो वो सब इसी भर्ती विधान में उनको सुलझाने का एक हमने खाका तैयार किया है। तो इसमें जिस तरह से मैं इसके कुछ डिटेल्स आपको अब दूंगी, जिस तरह से रोजगार की समस्या है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, ये हमने यहाँ कहा है। हमें मालूम है कि रोजगार के विषय में और खास तौर से भर्ती के विषय में जो परीक्षाएं होती हैं, उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनको किया जा रहा है, जितने घोटाले हैं, जिस तरह से पेपर लीक किए जाते हैं, जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद्द की जाती है, इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में। इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से, इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से करेंगे। तो भरोसा जो टूट गया है नौजवानों का सरकार में और इस बात में कि उनको रोजगार मिलेगा, उसको हम किस तरह से अब दोबारा निभा पाएं। इस विधान में भविष्य निर्माण के लिए कि अगर कोई युवा अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, छोटा मोटा काम करना चाहता है, उसका कोई हुनर है, उसको कैसे हम बढ़ावा दें, उसको कैसे हम मदद करें, उसका समर्थन कैसे करें, वो भी इसमें एक अलग सेक्शन में है। एक और सेक्शन है भागीदारी। आपको मालूम होगा कि कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होते और पूरी तरह से जो भागीदारी है युवाओं की, वो नहीं हो रही है। तो इन सब को बातों को एड्रेस करते हुए ये सेक्शन है। और एक आखिरी सेक्शन है जिसमें भलाई की बात की है, जिसमें हमने जो नौजवानों की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और जो रिक्रिएशन की समस्याएं हैं, उनको हमने एड्रेस किया है। इनके कुछ डिटेल मैं आपको देना चाह रही हूं। उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ युवाओं की आकांक्षाओं का ये दस्तावेज है। इसमें हमने जैसे कहा कि 20 लाख सरकारी नौकरियां आरक्षण प्रावधानों का पालन करते हुए हम दिलवाएंगे। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती है, जो खाली हैं, पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। माध्यमिक में 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। उच्च शिक्षा में 8,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, इन्हें भरा जाएगा। डॉक्टरों के 6,000 पद खाली हैं, इनको भरा जाएगा। पुलिस विभाग में 1 लाख पद रिक्त हैं, इन्हें भी भरा जाएगा। 20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और 27,000 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भी यहाँ पे नियुक्त हो सकती हैं, इनके भी पद खाली हैं जो हम भरेंगे। संस्कृत विद्यालयों में 2,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। रुकी हुई जो भर्तियां हैं, 32,000 फिजिकल एजुकेशन की जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती, 4,000 उर्दू के शिक्षक, 12,460 शिक्षक भर्ती जो पूरी नहीं की गई हैं, इन्हें पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ जो 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी है, उसको रिलैक्स